नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत। मैं अवनीश। चैनल आपने सब्सक्राइब किया है, वीडियोस को आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि किसी भी अपलोड की सूचना सीधे आपको मिले। हमारे साथ हैं ओमकार चौधरी सर। ओमकार सर, बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। नमस्कार अवनीश जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर सर बंगाल ने केवल एक विधानसभा चुनाव नहीं देखा है और एक सत्ता नहीं बदली है। ऐसा लगता है जैसे बंगाल ने एक नई रफ्तार दी है भारत की राजनीति को। उस राजनीति को जो 2014 में राष्ट्रवाद की धारा पर चल रही है, जो 2014 से इस देश में हिंदू लाइफ मैटर्स वाकई करता है, इस पर चल रही है। चाहे वो हमारे धर्मस्थलों का मामला हो, चाहे तुष्टीकरण को समाप्त करने जैसी बातें हो, ये तमाम चीजें, और एक न्याय की। लेकिन बंगाल के इस विधानसभा चुनाव में जहां ताबड़तोड़ कार्रवाइयां अब सरकार बनने के बाद दिखाई दे रही हैं, शुभेंदु अधिकारी के पास वो लिस्ट तैयार है। और यहीं पर एक बात आती है कि जब लोग कहते हैं कि साहब ये बाहरी लोगों को लाके बीजेपी किस तरह की राजनीति करना चाहती है, लेकिन जब हमारे सामने हेमंता विश्व शर्मा जैसा उदाहरण आता है, जब हमारे सामने शुभेंदु अधिकारी की जो रफ्तार दिखाई दे रही है, जो कि दर्शकों केवल इस कारण से संभव हुई है कि शुभेंदु अधिकारी किसी सूत्रों के हवाले नहीं बैठने वाले। उनके पास वो सारी जानकारियां पहले हैं, तथ्य पहले हैं, फाइलें पहले हैं, कहाँ हैं, किनके क्या कर्म हैं, क्या कुकर्म है। लेकिन बिहार के बाद बंगाल, और अब बंगाल के बाद 2027 उत्तर प्रदेश, ताना बाना कुछ ऐसा बैठ रहा है कि कहा जा रहा है और साफ तौर पर यह देखा भी जा रहा है कि बंगाल ने इस राष्ट्रवादी राजनीति को एक नई गति दी है। इसका क्या उत्तर प्रदेश पर इफेक्ट आएगा, इस पर भी बात करेंगे आपसे सर। लेकिन अखिलेश यादव इस समय बहुत बिजलीमय हुए पड़े। वो ये कहते हैं कि साहब लगभग एक सीनियर सिटीजन को डपटते हुए, बहुत मतलब अनुशासनहीनता करते हुए, आप अस्तरहीनता कह लीजिए शब्दों की, मर्यादा की, बिजली पर बात हो रही है एक टीवी कार्यक्रम में, और उन्होंने क्या कहा सबको पता है। अखिलेश यादव कितने अपडेट हैं कि वो परंपरागत बिजली घरों की बात कर रहे हैं, जबकि जब वो बुजुर्ग ये कहते हैं कि भाई सोलर यूनिट्स कितनी लगी, वो देखो आप, उसके कितनी बिजली पैदा हो रही है। लेकिन अल्टरनेटिव एनर्जी पर ऐसा लगता है अखिलेश यादव की ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई न जाने कैसे हुई थी। लेकिन सर एक छोटा सा वीडियो है, दिखाता हूं, उसके बाद बात करेंगे। वो अखिलेश यादव जो अपने सरकार के समय मुसलमान बस्तियों में कटिया लगाकर बिजली चोरी करने के गुण गाते थे और कहते थे हमने सुविधा दी जाए। जरा सुन लेते हैं सर इसको। ने कहा कि हमने न सिर्फ 24 घंटे बिजली दी, बल्कि अब तो हम लोगों को कटिया डालने यानी बिजली चोरी से भी नहीं रोकते। हम तो कह रहे हैं मुजफ्फरनगर में बताओ 24 घंटे शहर में बिजली आ रही कि नहीं आ रही, और हम तो कहते हैं कि कटिया को भी नहीं हम कुछ कह रहे हैं, बिजली आ रही 24 घंटे, ये इंतजाम किया सर मुजफ्फरनगर। और वो ये कहते हैं कि मुसलमानों को मुस्लिम बस्तियों में हमने कहा है कि कटिया करके खूब चोरी करो बिजलियों की। अभी बंगाल की जब हम जिक्र कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, तो बंगाल से हिंदू लाइफ मैटर्स और हिंदुओं की समस्याओं, और जहां पर शुभेंदु अधिकारी ये कहते हैं कि मुझे किसी मुसलमान ने वोट नहीं किया और नहीं चाहिए हमें मुसलमानों का वोट, यही हेमंता विश्व शर्मा कहते हैं, उसके बावजूद भी इस तरह का अप्रोच, चाहे राहुल का हो चाहे अखिलेश का हो। राहुल का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि संभावित गठबंधन हो सकता है उत्तर प्रदेश में। क्या अब ये लोग साफ तौर पर ये मान चुके हैं कि हिंदू अब इन्हें वोट नहीं करने वाला है, और बंगाल में जिस तरीके से उसने करके दिखाया है सर? सर आप म्यूट है। जी अवनीश जी, तो एक एक करके सभी प्रश्नों पे आते हैं जो आपने रखे हैं। पहले बंगाल की चर्चा कर लें। बंगाल एक बड़ा मैसेज दे चुका है, और देखिए बंगाल ही अगवा भी बन रहा है एक और बड़ी मुहिम का। जितने घुसपैठिए हैं उनको टॉप प्रायोरिटी पे अमित शाह ने कहा था चुनाव प्रचार के दौरान भी कि सरकार गठित होगी, इनकी पहचान की जाएगी, इनको धरा जाएगा यानी गिरफ्तार किया जाएगा, अभिरक्षा में लिया जाएगा, और इसके बाद इनको बांग्लादेश की सीमा में धकेल दिया जाएगा। लेकिन ऐसे ही नहीं धकेला जाएगा, उनकी शिनाख्त की जा रही है, उनकी पहचान,
उनकी आंखों की पुतलियां के जो एक वो होते हैं रिकॉर्ड लिए जा रहे हैं, इनके नाम पते सब इनकी हिस्ट्री जो है हिस्ट्री सीट बनाई जा रही है और तब इनको वहां सौंपा जा रहा है। लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। बशीरहाट इलाके में जो हाकिमपुर चौकी है उसके आसपास देखते हुए नजारा एकदम मेले जैसा दृश्य हो गया है और शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि जल्दी से जल्दी निकलो, नहीं तो फिर सरकार जैसे कार्रवाई करती है वो हम करेंगे। हम्म, 15 अगस्त 2025 को लाल किले की प्राचीर से डेमोग्राफी जो चेंज हो रही है, खास तौर से जो सीमाई जिले हैं अलग-अलग प्रदेशों के वहां पर, और इसके पीछे की जो साजिश है उसको रेखांकित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कल ही जब हम बात कर रहे हैं, इससे एक दिन पहले ही होम मिनिस्ट्री से एक हाई पावर्ड कमेटी, हाई लेवल कमेटी का गठन भी कर दिया है। एक पूर्व जस्टिस की अध्यक्षता में, इसमें एक आईपीएस, रिटायर्ड आईपीएस, एक आईएएस रिटायर्ड, इसके अलावा एक जनसांख्यिकी मंत्रालय से डिपार्टमेंट से एक व्यक्ति, एक महिला, ये सब शामिल किए गए हैं और होम मिनिस्ट्री के जो फॉरेन से रिलेटेड सेक्रेटरी हैं सेकंड, उनको भी शामिल किया गया है। अवनीश जी, ये केवल बंगाल के लिए गठित नहीं हुई है, ये असम के लिए भी है, ये झारखंड के लिए भी है, ये बिहार की भी सीमा चूंकि आपके पश्चिम बंगाल से लगती है, पश्चिम बंगाल का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश से लगता है, इसी तरीके से त्रिपुरा में ये समस्या है, असम में ये समस्या है। जल्दी ही 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मीटिंग भी होगी और गृह मंत्री बुला रहे हैं, जिसमें शुभेंदु होंगे, त्रिपुरा के और असम के चीफ मिनिस्टर होंगे। इसका मतलब ये है कि जो घुसपैठ की समस्या को लेकर के गंभीरता दिखाई थी पिछले साल लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने, और चुनाव प्रचार के दौरान झारखंड में भी, असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी इन दोनों नेताओं ने अब उस पर अमल का काम शुरू हो चुका है और बड़े पैमाने पर काम शुरू हुआ है। ये इतनी बड़ी समस्या है और ये इतना बड़ा एक राजनीतिक कोण बनाता है, खास तौर से पश्चिम बंगाल की राजनीति में, कि आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, दर्शक समझ सकते हैं कि कितना बड़ा मरोड़ा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के पेट में उठा था जब एसआईआर की बात की गई थी, जब इनकी पहचान की बात की गई थी और जब मतदाता सूची को साफ सुथरी बनाने का एक, मैं कहूंगा कि भगीरथ प्रयास शुरू किया गया था। इन्होंने हर तरह के अड़ंगे लगाए, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देनी पड़ी। अल्टीमेटली जजेस को पैमाइश के लिए, पुष्टि के लिए लगाना पड़ा और उसमें भी चूंकि नजदीक आ गए थे चुनाव, उनको टाला नहीं जा सकता था, तो उनमें भी बहुत सारे नाम रह गए। इसलिए रह गए क्योंकि ममता बनर्जी ने अड़ंगेबाजी करवाई और जो बीएलओ थे उनको भी हड़ताल करवा दिया, उनके भी प्रदर्शन करवाए और एक पूरा प्रपंच रचने की कोशिश की, बदनाम करने की कोशिश की। जिस समय हम बात कर रहे हैं, अब से 1-1.5 घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट का इस पर भी फैसला आ गया, जिसमें कहा गया है कि एसआईआर पूरी तरीके से संवैधानिक है और जो अभी तक 13 राज्यों में एसआईआर कराई गई है उसमें कुछ भी अवैधानिक नहीं है। जो चुनाव आयोग ने तरीके अपनाए हैं वो बिल्कुल अक्षरशः सही हैं। वो सारे पैरामीटर्स को उन्होंने अपनाया है, उनका पालन किया है जो एसआईआर के लिए जरूरी है। तो कितना बड़ा झटका आज राहुल गांधी को भी लगा है, कितना बड़ा झटका ममता बनर्जी और तेजस्वी जैसों को भी लगा है, जिन्होंने वितंडा खड़ा किया था एसआईआर को लेकर के। तो नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, चुनाव क्यों हार रहे हैं, बजाय इसके कि इसकी पैमाइश की जाए, इसकी समीक्षा की जाए, आत्म मंथन किया जाए, ये लोग कोई ना कोई सिर ढूंढते हैं कि किसके ऊपर ठीकरा फोड़ा जाए।
इस बार इन्होंने एसआईआर, वोट चोरी, मुख्य चुनाव आयुक्त और प्रधानमंत्री के बीच में नेक्सस और तमाम तरह की ये हल्ले काटे, लेकिन इसका कुछ हुआ नहीं। तो जो आप कह रहे थे कि पश्चिम जी। बंगाल से मैसेज गया है, वो एक्चुअल में केवल इतना नहीं है कि ममता बनर्जी को विदा किया गया है और भारतीय जनता पार्टी को चुन लिया गया है। इसके मतलब और मैसेज और जो जनादेश है, प्रचंड जिसको हम कह सकते हैं 208 सीटें, 207 4 मई को और 8वीं ये फलता वाली आ गई। तो 208 सीटों का मतलब होता है अवनीश जी कि आप प्रचंड बहुमत अगर किसी पार्टी को दे रहे हैं तो इसलिए क्योंकि ये सब सताए हुए थे, इनका दमन किया गया है, इनके परिजनों को मारा गया है, तरीके से इनको अपमानित किया गया है। जैसे हमारे दोनों पड़ोसी देशों में, बांग्लादेश में और पाकिस्तान में और कुछ हद तक अफगानिस्तान में भी, जो हिंदू हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, ईसाई हैं, तमाम जो गैर मुस्लिम समुदाय हैं और धर्म हैं, उनके लोगों पर तरह-तरह के अत्याचार किए गए, उनके धर्म स्थलों को तोड़ दिया गया, उनको उनकी पूजा पद्धति में खलल डाला गया, उनके बच्चों का धर्मांतरण करके जबरन निकाह किए गए, तो तरीके से उनको सताया गया। इसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी एक इस्लामीकरण की जद में पूरा पश्चिम बंगाल आ रहा था और इसको एक तरीके से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा था। तो इस बार के चुनाव में हिंदू जनता, कोटि-कोटि सनातनी एकजुट हुए हैं, उसका ये परिणाम है कि आज वहां शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री हैं और जो एक सपना कभी मुखर्जी साहब ने देखा था, वो अब नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में पूरा हो पाया है। तो ये जो जनादेश है, ये एक संदेश था बीजेपी नेतृत्व के लिए और उस संदेश के अनुरूप उसकी भावना का आदर करते हुए ही अब अमित शाह और नरेंद्र मोदी और शुवेंदु अधिकारी बिहेव कर रहे हैं। यानी वो जो टास्क सौंपा है वहां की जनता ने कि इनको साफ करिए, ये जो गंदगी है, ये जो पीछे की साजिश है डेमोग्राफी चेंज करने की और पूरा इस्लामीकरण कर देने की, इसको आप खत्म करिए। तो मुझे लगता है कि बंगाल ने न केवल अपनी भूमि को साफ सुथरा और जो पुराना एक गौरव था, एक इतिहास था, एक कल्चर थी, उसको पुनर्स्थापित और पुनर्प्रतिष्ठापित करने के लिए कहा है, बल्कि ऐसा करने के लिए अन्य राज्यों में भी और पूरे भारत में भी इनको प्रेरित करने का काम किया है। बिल्कुल, बिल्कुल सर। और क्या यही वजह है कि चाहे राहुल गांधी हों और चाहे अखिलेश यादव हों, क्योंकि अब चुनाव के लिहाज से वेस्ट बंगाल का असर, ये तो धमक तो दिखाई पड़ रही है। क्या ये वाकई अब साफ हो चुका है? जिस तरीके से फालता अगर आप देखिए तो टोटल नंबर्स ऑफ वोटर जो हिंदू हैं, वो सारे के सारे एक साथ पड़े हैं। मैं वोट परसेंटेज की बात ही नहीं करूंगा, लेकिन उसी के साथ ये भी है कि जो मुसलमान वोट है वह तो सीपीएम या कांग्रेस और या तो टीएमसी, जहांगीर खान जो कि लड़ नहीं रहा था, उसके पास गए हैं। तो ये संदेश भी अब सीधे जाता है और यही लाइन पकड़ा है अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने, जो कि हमें उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी है फाल्टा का जो चुनाव परिणाम है। मैं बताता हूं कैसे। अगर वामपंथी दल को 40,000 से ज्यादा वोट मिल रहे हैं और कांग्रेस को केवल 10,000, रज्जाक को केवल 10,000 वोट मिल रहे हैं, तो अगर 7-8 हजार वोट मिल रहे हैं, चलो टीएमसी का तो हम ये मान लेते हैं कि भाई जहांगीर खान 36 घंटे पहले चुनाव मैदान से भाग खड़ा हुआ, तो मतदाताओं में ये मैसेज गया, खास तौर से मुसलमानों में, कि भाई ये तो हैं ही नहीं, ये तो वैसे ही नहीं जीत रहे हैं, तो अपना वोट जो है वो किसी दूसरे को दिया जाए। वाम दलों का कैंडिडेट हिंदू होते हुए भी उन्होंने वामपंथियों को वोट एक तरफा दिया है। मैं ये कहूंगा 40,000 से ज्यादा वोट वाम दलों को दिया है। कांग्रेस पर भरोसा नहीं है पश्चिम बंगाल के मुसलमानों का, बाकी जगहों का भरोसा हो मैं नहीं कह सकता, लेकिन राहुल गांधी को
मतलब इनकी इतनी स्तुति करने के बाद भी आरएसएस को रोज गाली दे रहे हैं, मोदी को रोज गाली दे रहे हैं, गद्दार बता रहे हैं दोनों को। इसके अलावा वीर सावरकर से लेकर के तमाम गालियां निकालते हैं, वो उल्टी सीधी बात करते हैं। इसके बावजूद मुसलमान गारंटीड उनके साथ है, उनकी पार्टी के साथ है। इस बात पर वो आंख मूंद करके आज भी भरोसा नहीं कर सकते। और जहां तक आपने उत्तर प्रदेश की बात कही है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी 2017 की तरह फिर यूपी के दो लड़के एक साथ आने के लिए मजबूर हैं, तो वो मजबूरी यही है। राहुल गांधी को भी लगता है, अखिलेश यादव को भी लगता है कि हम दो ही तो सेकुलर पार्टियां हैं, मुसलमान हमारे अलावा और कहाँ जाएगा। लेकिन ट्रेंड बताते हैं, अगर बहन मायावती जैसा कि इस बार आसार दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो अति सक्रिय दिखाई दे रही हैं इस बार उनकी तैयारी भी जरा ठीक-ठाक दिखाई दे रही है पिछले मुकाबले। और वही ना कि मरती क्या ना करती, तो उनके सामने भी अब अस्तित्व का संकट है। तो इस बार वो पूरी जान लगा करके मैदान में उतरने वाली हैं। और हमें नहीं भूलना चाहिए कि 2007 में एक कॉम्बिनेशन बना था और उस कॉम्बिनेशन की वजह से बहन मायावती मुख्यमंत्री बन गई थी। 207 सीटें शायद आई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 200 से ज्यादा सीटें उनकी आ गई थी इंडिपेंडेंटली। तो मायावती का जो फैक्टर है उससे भी ये लोग डरे हुए हैं। एक नेता को कांग्रेस नेतृत्व ने मायावती के पास भेजा था। अब मुझे ये बताइए कि मायावती का स्ट्रेचर ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, भारत की राजनीति में, कि आप किसी को भी भेज देंगे और वो उससे सीटों के बारे में, तालमेल के बारे में, गठबंधन के बारे में, सहयोग के बारे में बात कर लेगी। कम से कम अगर किसी को बात करनी है तो वो या तो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, या राहुल गांधी स्वयं हो, या सोनिया गांधी बात करें, या पार्टी का कोई महासचिव जो राहुल गांधी के बिहाफ पर या मल्लिकार्जुन खड़गे के बिहाफ पर जाए बात करने के लिए। तो उनको तो बैठा करके वो चाय पिलाएंगे, बैठ के बात भी कर सकती हैं। लेकिन आप किसी को भी भेज देंगे और वो बात कर लेंगी। तो ये नॉन सीरियस तरीके से चीजों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और राजनीतिक तालमेल बनाने की कोशिश करते हैं। एक समय ऐसा भी था जब 3 दल मिलकर के लड़े थे, शायद 2019 का लोकसभा चुनाव था अवनीश जी, अगर मैं गलत नहीं हूं, जब राष्ट्रीय लोकदल, समाजवादी पार्टी और बहन जी मिलकर के लड़े थे। तब भी क्या नतीजा आया था? तो कुछ नतीजा नहीं होता। कभी कभी आप जो ये ऊपरी तौर पर गठबंधन कर लेते हैं, ये नीचे के कार्यकर्ताओं को एक्सेप्ट नहीं होता है, या जो जमीनी सच्चाई होती है वो जरा कुछ और होती है, और आप ऊपर बैठ करके एक दूसरे के साथ मंच पर खड़े होकर के फोटो और वीडियो बनवा लेते हैं, उनको जारी कर देते हैं। तो ये समीकरण बनाते समय नीचे उसका क्या असर होगा, वो स्वीकार होगा नहीं होगा, जातीय समीकरण वहां कैसे हैं, उन जातियों के आपस में रिश्ते कैसे हैं, बहुत सारी चीजें जो है वो मायने रखती हैं। तो आप फैब्रिकेटेड तरीके से गठबंधन बना लें और जब चुनाव का मौसम हो तो फिर साथ दिखाई दें। उसके बाद, और अभी 3 दिन पहले का ही बयान है ना अखिलेश यादव का, जिसमें उन्होंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कांग्रेस और राहुल गांधी पर अटैक किया है, ये कहते हुए कि सीटें मायने नहीं रखती है, जीत मायने रखता है। यानी कांग्रेस की तरफ से ये कहना शुरू किया गया होगा पर्दे के पीछे से कि हमें कम से कम इतनी सीटें चाहिए, तो उस पर उन्होंने जवाब दे दिया। तो जिस तरीके से लालू यादव के परिवार ने कांग्रेस के साथ और राहुल गांधी के साथ व्यवहार किया है बिहार में, उससे अच्छा व्यवहार अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में करेंगे मुझे नहीं लगता। वो सीटें क्यों खराब करेंगे भाई? आपने पिछला चुनाव अकेले लड़के देख लिया ना, प्रियंका वाड्रा को जिम्मेदारी सौंप करके देख ली, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उत्तर प्रदेश ने देख लिया। 40% महिलाओं को टिकट देकर के उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करने की कोशिश की। नतीजा क्या निकला? पिछले सदन में कांग्रेस की 7 सीटें थी,
2 पर आ गई और वोट परसेंटेज 2-2.5% पर आ गया। 2.5%। तो ये चीजें जो हैं, जो सच्चाई है उससे आप आंख मूंद करके, जो कहते हैं ना कि आप अपना औना पौना रेट लगाने की कोशिश करें और सामने वाले को बुद्धू समझें, ऐसा नहीं होता है। नहीं है, बिल्कुल। अच्छा सर, अब जरा अखिलेश यादव की खालिस राजनीति पर बात कर लें। आप देखिए राजकुमार भाटी के जरिए, इससे पहले उनके और भी नेता वो मौर्य जो है उसके जरिए हिंदू देवी देवताओं, हिंदू जातियों, संस्कारों इस पर और ज्यादा वो तीखापन ला रहे हैं। और भाटी मुलाकात के बाद तो और 1.5 गुना चौड़े हो गए हैं। तो साफ पता लगता है कि अखिलेश यादव की मंशा इसमें शामिल है कि भैया इनको बेइज्जत करो ताकि मुसलमानों का वोट आए। अब एक तरफ ये पीडीए की बात करते हैं, दूसरी तरफ हिंदुओं को गरियाना की बात करते हैं, और जबकि सामने सच ये है कि हिंदू हिंदू भाई भाई वो न बट रहा है न कट रहा है। बंगाल सबसे स्ट्रांग अभी उसका उदाहरण रहा है। पूरी तरह निराश हो चुके हैं और जानबूझ के ये टारगेट कर रहे हैं हिंदुओं को कि कम से कम मुसलमान ही हमारे पास आए। और बहन जी की जो आपने बात की, बहन जी के 12% वोट से अगर मुसलमान वोट मिल जाता है तो वो करीब 20-22-23% के आसपास का वोट होता है। और इस बार बहन जी मुसलमानों के बीच काफी सक्रिय हैं। हालांकि टिकट तो पहले भी देती रही हैं, लेकिन इस बार उन्होंने मुस्लिम समुदाय के बीच में बैठकें भी शुरू किया है। तो ये कॉम्बिनेशन त्रिकोणीय अगर हो गया तो फिर अखिलेश के हाथ लगेगा क्या? क्योंकि त्रिकोणीय मामले में तो फिर भाजपा की बम बम रहती। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का, ये तीनों लोकसभा चुनाव ये साबित कर चुके हैं देश में विदेश में कि बिना मुसलमानों के भी केंद्र में सरकार बनाई जा सकती है और चलाई जा सकती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में 2017-2022 का चुनाव ये साबित कर चुका है कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी बिना मुस्लिम वोटों के भी सरकार बना सकती है और मजे में चला सकती है और एक परिवर्तन करके दिखा सकती है। उत्तर प्रदेश में फिजा बदल सकती है, माहौल बदल सकती है, निवेश भी आ सकता है। इनकी सारी गुंडागर्दी, माफियागिरी, जो छेड़छाड़ होती थी, वो सब घुसेड़ सकती है, बड़े आराम से कर सकती है ये काम। और ये अकेले लोकसभा चुनाव में और उत्तर प्रदेश के संदर्भ की बात नहीं है, अलग अलग राज्यों में जहां जहां मुस्लिम प्रभावी स्थितियों में हैं, उनमें असम भी है। असम में भी ये गलतफहमी थी लोगों को, महाराष्ट्र में भी ये गलतफहमी थी कि बिना मुस्लिम वोटों के तो कोई सरकार बन ही नहीं सकती है, तो बनी है। अभी ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है। बंगाल का ममता बनर्जी को ये लगता था, अभिषेक बनर्जी को ये लगता था कि मुस्लिमों की स्तुति करते रहो, उनके लिए आप मदरसों के लिए 5,700 करोड़ बजट में प्रावधान करते रहो और सत्ता का मजा लेते रहो। लेकिन बंगाल में एकजुट मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण होने के बावजूद वहां पर प्रचंड बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि सनातनी एकजुट हो गए। और 2024 के लोकसभा चुनाव में जरूर भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा था कि वो 272 का जादुई आंकड़ा इंडिपेंडेंटली क्रॉस नहीं कर पाई थी, 240 पर रुक गई थी। लेकिन अवनीश जी, उसके बाद देखिए ना नतीजे क्या हुए हैं। और जो बांग्लादेश की घटनाएं हुई, दीपू दास का जो मर्डर हुआ था, पुलिस अभिरक्षा से जिस तरीके से उसको खींच करके निकाला गया और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई, उसको पेड़ पर टांग करके जला दिया गया, वो जो सीन था उसका असर न केवल पश्चिम बंगाल में बल्कि पूरे भारत में इतना जबरदस्त हुआ है। और सनातनी इकट्ठा हुए और आगरा में सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि बटोगे तो कटोगे, बांग्लादेश का उदाहरण आपके सामने है। उसके बाद से आप देखिए 11 राज्यों में चुनाव हुए हैं अभी तक लोकसभा चुनाव के बाद, इनमें से 7 में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन गई हैं। हरियाणा में तीसरी बार सरकार निरंतरता में बनी है। महाराष्ट्र में फिर से देवेंद्र फडणवीस बन गए। दिल्ली में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार नहीं थी, लेकिन बीजेपी यहां भी हिंदू इकट्ठा हुए, सनातनी इकट्ठा हुए और यहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। बिहार में इतना प्रचंड बहुमत के साथ
वापसी हुई भाजपा और जदयू की, और उसके बाद अब बंगाल आप देख लीजिए, असम में रिपीट हुई, तीसरी बार सरकार बनी है, पुडुचेरी में एनडीए की सरकार बन रही है। तो ये सारी चीजें क्या हैं, ये क्या संदेश और संकेत हैं? और अगर संदेश ये है कि सनातनी एकजुट हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मजबूत करने का, और मैं तो कहूंगा कि देश को मजबूत करने का, और जो ये साजिश चल रही थी, ये जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले से किया था, डेमोग्राफी चेंज की जो साजिश चल रही है, इसको विफल करने का एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है, उसके खिलाफ एकजुटता है ये। और अगर ये फैसला हो गया है तो फिर अखिलेश यादव, राहुल गांधी, साथ में बहन जी भी आ जाएं, और वो अपने गोल टोपी वाले हैदराबादी भी आ जाएं इनके साथ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप देखिएगा, और ये क्लिप कहीं रख लीजिएगा, उत्तर प्रदेश में भी इस बार प्रचंड बहुमत मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का। जितने संदेश हैं ये, जितने सिग्नल्स हैं, जो एक सिलसिला चल रहा है, उत्तर प्रदेश तो वैसे ही जागृत अवस्था में है योगी जी के पीछे, और जो उनके काम हैं, और जो मोदी जी का एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि दिन रात की तपस्या है, उसको लेकर के, और जो परिवर्तन हमें देखने को मिले हैं, अयोध्या से लेकर के भगवान राम का मंदिर बन गया, उधर काशी विश्वनाथ में हम परिवर्तन देख रहे हैं कितना बड़ा हुआ है। जो भी हमारे आस्था के स्थल हैं या पर्यटन स्थल हैं, वहां जितना काम हो रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर के मोर्चे पर, आप देख लीजिए, अब तो वाटरवेज से लेकर के और एयरवेज, और आपका रोड, जितना रोड पर काम हुआ, हाईवे, एक्सप्रेसवेज, जितना उत्तर प्रदेश में बने हैं इतने देश में कहीं भी नहीं बने हैं। लोगों को रोजगार मिले हैं, संपन्नता आई है। तो कौन सा कारण है, या कौन से सुरखाब के पर लगे हैं अखिलेश यादव और राहुल गांधी में, कि लोग अचानक रातों रात इनके पीछे लामबंद हो जाएंगे और योगी जी को और भारतीय जनता पार्टी और मोदी को रिजेक्ट कर देंगे? तो कोई फर्क नहीं पड़ता है इनके सारे। ये एक्चुअल में क्या है कि पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए जब भी चुनाव आते हैं तो ये एकजुटता का प्रदर्शन करने लगते हैं, और पूरा इकोसिस्टम भी इनके साथ लग जाता है, देशी विदेशी बातें लग जाती हैं, लेकिन उनका कोई फर्क जो है पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन पर काम करने वाले योगी आदित्यनाथ है, मोदी हैं और भारतीय जनता पार्टी है। बिल्कुल सर। और बंगाल के बाद हम ये भी देख रहे हैं, हालांकि 2014 से डबल इंजन सरकारों की जो संख्या बढ़ती जा रही है, उसमें अब ये साफ होता जा रहा है कि एक निश्चित उद्देश्य से जो समाज है वो अपनी सरकारें चुन रहा है, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो। इसलिए आप बंगाल के चुनाव को मात्र विधानसभा का चुनाव नहीं कह सकते। और बंगाल से जो मैसेज आया है दर्शकों, आप उत्तर प्रदेश के चुनाव को केवल उत्तर प्रदेश के विधानसभा का चुनाव नहीं कह सकते। अब ये राष्ट्र का चुनाव है, ये सनातन का चुनाव है, और हिंदू अब आगे बढ़ के एक समाज के तौर पर अपना चुनाव लड़ रहा है, अपनी सरकारें बनवा रहा है। मैं 3 उदाहरण देकर के अपनी बात खत्म करूंगा अवनीश जी। देखिए, हरियाणा, अगर हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ गई होती और भारतीय जनता पार्टी की ना आई होती, तो जो पंजाब से उत्पाती हरियाणा को क्रॉस करके दिल्ली में आते और रोज रोज मोर्चे लगाते और यहाँ मोदी सरकार की नाक में दम करना शुरू करते, उनको हरियाणा में रोकने वाला तो कोई नहीं था ना, क्योंकि कांग्रेस की सरकार होती वहां पर। तो यहाँ पर नेशनल इंटरनेशनल मीडिया बैठा है, पूरी दुनिया में मोदी सरकार को बदनाम करते, हुई अनहुई सारी घटनाओं को जानबूझ करके तूल देने की कोशिश करते। नंबर 2, महाराष्ट्र अगर इनके हाथ में आ जाता और भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ना होता, तो वो इकोनॉमिक कैपिटल मानी जाती है देश की, मुंबई। तो इनका राजस्व का जो एक स्रोत है वो इनके पास आ जाता, और उसके बाद ये वो जो अब मृत अवस्था में इंडिया अलायंस दिखाई दे रहा है उसको ये फिर से जीवित बनाए रखते। और नंबर 3, पश्चिम बंगाल में अगर इस बार भी भारतीय जनता पार्टी नहीं आती, तो आप कल्पना नहीं कर सकते
कि ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी वहां किस तरह का नंग नाच कर रहे होते और वहां जो देश विरोधी ताकतें हैं वो इस बार किस तरह का कत्लेआम मचाती और वहां क्या सीन क्रिएट होता। तो ये 3 स्टेट ऐसे हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, जहां की जनता ने जागरूक होकर के ये संकल्प ले लिया था कि हम इन ताकतों को नहीं आने देंगे। एकदम सर। और यही वजह है कि जो मैंने बात कही कि अब जो प्रदेश की चुनाव है वहां भी अब राष्ट्र को सामने रख के लोग मतदान कर रहे हैं और आपने तीनों उदाहरणों से बात को और आगे बढ़ा दिया। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि बंगाल से शुरू हुई इस हवा और उसके आने वाले असर जो कि उत्तर प्रदेश 2027 पर पड़ सकते हैं या कितना पड़ेंगे, इस पर ये बातचीत आपको सार्थक लगी होगी। ओंकार सर को धन्यवाद देने के साथ ही साथ चैनल को जिस तरीके से आप सब्सक्राइब करके स्नेह दे रहे हैं बनाए रखिए, लाइक करते रहिए वीडियोस और शेयर भी जरूर करते रहिए। तो आइए आज की चर्चा यहाँ समाप्त करते हैं। ओंकार सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। दर्शकों प्रणाम, जय जय श्री राम। जय जय श्री राम।